नमस्कार दोस्तों, मैं निरंजन स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम जुलाई माह के करंट अफेयर को देखने वाले हैं। हमारा जो करंट अफेयर होगा बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और यहाँ पे सिर्फ उसी करंट अफेयर को रखा गया है जो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, करंट अफेयर का हमारे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप देखते होंगे कि जब भी कोई एग्जाम होता है करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे वो 5 क्वेश्चन हो या 10 क्वेश्चन ही क्यों ना हो। आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम होने को है, ऐसे में करंट अफेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम जुलाई माह का करंट अफेयर को देखेंगे। इससे पहले जून माह का करंट अफेयर और पिछले 6 माह का करंट अफेयर भी हम बना चुके हैं। ठीक है, उसको आप यूट्यूब में भी देख सकते हैं। ठीक, यूट्यूब में आप दिल्ली आईएएस एकेडमी के चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चूंकि मैंने पहले बताया कि वीडियो को हम प्रश्न उत्तर के माध्यम से देखेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे और उसके बाद उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होगा उसको हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, कॉमनवेल्थ गेम 2026 में ज्ञानेश्वरी यादव को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कोई से भी एग्जाम देखेंगे आने वाले समय में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, खासतौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, चाहे वो सीजी के रेस्पेक्ट में हो या तो फिर नेशनल के रेस्पेक्ट में हो। ठीक है, राष्ट्रीय या छत्तीसगढ़ दोनों से क्वेश्चन बनता है। अगर राष्ट्रीय स्तर का क्वेश्चन बनेगा तो ये पूछेगा कि भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा है। ठीक, भारत कितना पदक प्राप्त किया है, तो इस तरह का क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। और यदि छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नेचुरली यहां से हम जो क्वेश्चन देखेंगे ज्ञानेश्वरी यादव के बारे में हम देखेंगे कि ज्ञानेश्वरी यादव को कौन सा पदक प्राप्त हुआ है, किस गेम में इन्होंने भाग लिए थे और छत्तीसगढ़ से कितने खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भाग लिए थे। तो इस तरह का क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाएगा। देखिए, यदि हम ज्ञानेश्वरी यादव की बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम 2026 में, तो ज्ञानेश्वरी यादव को वेट लिफ्टिंग में रजत पदक प्राप्त हुआ है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम 2026 छत्तीसगढ़ की बेटी ने बढ़ाया देश का मान। यदि हम ज्ञानेश्वरी यादव की हम बात करेंगे तो मैंने आपको बताया ज्ञानेश्वरी यादव को रजत पदक प्राप्त हुआ है। किसमें? तो वेट लिफ्टिंग में। देखिए, यदि हम इसका वेट लिफ्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आप याद रखिएगा 53 किलोग्राम इनका जो कैटेगरी था उसमें इन्होंने कुल 199 किलोग्राम का भार उठाया, जिसमें 88 किलोग्राम स्नैच में और 111 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क में। इस तरह से कुल 199 किलोग्राम का कुल भार इन्होंने उठाया है। और इन्हें जो पदक प्राप्त हुआ, स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है, तो एक कॉमनवेल्थ गेम्स का 5वां पदक था। और वही वेट लिफ्टिंग की यदि हम बात करते हैं तो वेट लिफ्टिंग में 4था पदक इनके द्वारा दिलाया गया है। ठीक है, इस चीज को याद रखेंगे। एक चीज और इसमें याद रखना है आपको कि भारत को कुल कितना पदक प्राप्त हुआ है। तो भारत को इसमें यदि हम बात करते हैं, देखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम 2026 की यदि हम बात करें, ठीक, तो भारत को इसमें यदि हम कुल पदक की बात करते हैं तो भारत को इसमें 39 पदक प्राप्त हुआ है। यदि हम 39 पदक की हम बात करें तो इसमें 13 पदक स्वर्ण पदक है, 17 सिल्वर पदक है और 9 पदक यदि हम बात करते हैं तो ये ब्रॉन्ज पदक है। तो इस तरह से कुल 39 पदक भारत को प्राप्त हुआ है। और पदक तालिका की यदि हम बात करते हैं तो पदक तालिका में भारत को 4था स्थान मिला है। ठीक, इस चीज को आप याद रख लीजिएगा। आप इस चीज को भी याद रखिए कि पहला स्थान किसे प्रदान किया गया और कितना पदक उसे मिला है उस देश को। ठीक है, तो ज्ञानेश्वरी यादव के बारे में आप इतना जान लीजिएगा। और यदि हम छत्तीसगढ़ से बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ से अनिमेश कुजूर का भी नाम आता है। छत्तीसगढ़ से अनिमेश कुजूर, जो कि 200 मीटर रेस में इन्होंने भाग लिया था। चूंकि वो स्थान नहीं बना पाए तो उससे हम खासतौर पर नहीं ध्यान देंगे, लेकिन आपको इतना जरूर याद रखना है कि ज्ञानेश्वरी यादव के अलावा अनिमेश कुजूर ने कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भाग लिया था। ठीक है, अब इन्हें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कुछ पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। जैसे कि हम बात करें 30 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ ये वर्तमान में ASI है, यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो इन्हें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से अब DSP के पद पर प्रमोट कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो इतना आप याद रख लीजिएगा। चलिए, और देखिए, यदि इसका आप डिटेल्स वीडियो देखेंगे ना तो हमारे यूट्यूब चैनल में कॉमनवेल्थ गेम 2026 से संबंधित एक डिटेल्स वीडियो आपको जरूर देखने को मिलेगा। जो आपके वनडे एग्जाम हो या मेंस एग्जाम में यदि खेल से संबंधित कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पे भी काम आएगा। यदि आप आने वाले समय में इंटरव्यू भी दे रहे हैं तो वहां भी आपको वो वीडियो हेल्प करेगा। ठीक है, तो जरूर देखिएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुघर छत्तीसगढ़ अभियान 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए आपको एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो वन लाइनर क्वेश्चन पूछ दिया जाए या कूट में क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। तो आप दोनों तरह के क्वेश्चन के लिए मेंटली प्रिपेयर रहेंगे। देखिए इसमें पहला जो कथन है, इस योजना के अंतर्गत राज्य के कुल 23 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक। दूसरा जो स्टेटमेंट है, इस योजना का उद्देश्य पात्र परिवार को शासन की 31 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। तो देखिए सुघर छत्तीसगढ़ अभियान की यदि हम बात करते हैं तो इसमें पूरे छत्तीसगढ़ से यदि जिलों की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में कुल 33 जिला है। इस 33 जिला से 23 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। बाकी जो 10 जिले हैं वो नियत नेलानार योजना के तहत शामिल है। इसलिए बाकी जो बचे हुए जिले हैं तो जो सुविधा नियत नेलानार योजना के तहत दिया जा रहा है वही सुविधा सुघर छत्तीसगढ़ अभियान के तहत दिया जाएगा। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं तो कथन 1 और 2 दोनों सही है। पात्र परिवार को शासन की 31 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना इस अभियान का उद्देश्य है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया कि बाकी जो बचे 10 जिले हैं वो नियत नेलानार योजना के तहत वो शामिल है। नियत नेलानार योजना की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ये 2024 में प्रारंभ हुआ है। तो जब 2024 में प्रारंभ हुआ तो उस समय केवल 5 जिलों को शामिल किया गया था। ठीक है। तो बस्तर संभाग के जो 5 जिले हैं, यदि हम कोंडागांव और बस्तर जिला को छोड़ दें तो बाकी जो बचा जिला है वो सभी जिलों को शामिल किया गया था इस योजना के तहत। धीरे से इसका विस्तार किया गया और हाल ही में नियत नेलानार 2.0, ठीक है, तो इसका 2.0 वर्जन लाया गया जिसमें कुल 10 जिले को शामिल किया गया। तो जो नवीन जिला की हम बात करते हैं तो बस्तर संभाग पूरा 7 जिला है। इसके अलावा राजनांदगांव के 2 जिला, राजनांदगांव को छोड़ के उससे जो 2 अन्य जिले बने हैं महिला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी और खैरागढ़ छुईखदान गंडई, तो ये 2 जिला और तीसरा जिला है गरियाबंद। ठीक है। तो ये 3 जिला और पूरा बस्तर संभाग के 7 जिला, तो इन सभी को शामिल नियत नेलानार योजना 2.0 में किया गया है। ठीक है। तो जो बचा 23 जिला, तो उन 23 जिलों के लिए सुघर छत्तीसगढ़ अभियान सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। देखिए नियत नेलानार योजना में होता क्या है, जो मूलभूत सुविधाएं सरकार की जितने भी योजनाएं लाई जा रही है, चाहे वो केंद्र सरकार के हो या राज्य सरकार के, तो उन सभी योजनाओं को उस स्थान पे लागू करवाना है। तो ऐसे कई दूरस्थ क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है या जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है जहां पे उन योजनाओं को अभी तक क्रियान्वित नहीं किया जा चुका है। तो ऐसे क्षेत्र के लिए योजना को लाया गया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसमें संभाग की बात करेंगे तो बस्तर संभाग पूरी तरह से नियत नेलानार योजना में शामिल है। तो बाकी जो 4 संभाग बच गया, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, तो इन संभाग के 23 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक है। उद्देश्य क्या है, तो सुशासन को जन जन तक पहुंचाना और प्रत्येक पात्र परिवार को शासन की योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना है। तो यह इसका उद्देश्य है और इस योजना को मॉनिटरिंग करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सुघर छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड का भी स्थापना किया जा रहा है। ठीक है। और इसे बनाने वाले हैं छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी। ठीक है। इससे क्या होगा, तो जो योजना है किसी क्षेत्र पे किस तरह से लागू हो रहा है, उसका क्रियान्वयन पूरी तरह से हो पाया कि नहीं हो पाया है और क्या उसमें कठिनाई आ रही है, या उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट यदि हम बात करते हैं तो प्रोग्रेस रिपोर्ट को हम इस डैशबोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं। ठीक है। तो इसी के लिए सुघर छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड का भी निर्माण किया जा रहा है। अब हम योजना की बात करते हैं तो इसे 3 चरणों में शामिल किया जा रहा है। ठीक है। इसमें हम 3 चरणों को देखेंगे। यदि हम पहला चरण की बात करते हैं तो इसमें ग्रामवार, ठीक, आधारभूत सर्वेक्षण किया जाएगा, डेटा मानचित्रण किया जाएगा। ठीक। तो ये पहला चरण कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में यदि हम देखते हैं तो ग्राम, क्लस्टर एवं विकासखंड स्तर पर विशेष संतृप्तिकरण शिविर आयोजित किए जाएंगे। संतृप्तिकरण शिविर का मतलब यह है कि अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा इस शिविर के माध्यम से, ताकि कोई भी वर्ग बिल्कुल भी पूरी तरह से पिछड़ा ना रहे। तो सभी वर्गों को शामिल किया जाएगा, इस चीज को यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान दिया जाएगा। अब हम तीसरे चरण की बात करते हैं तो इस चरण में सतत निगरानी किया जाएगा, समीक्षा और मूल्यांकन की प्रक्रिया के माध्यम से योजनाओं की प्रगति का आकलन किया जाएगा तथा आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। ठीक है। तो ये जो तीसरा चरण है, तो इस तीसरा चरण में मैंने आपको बताया कि इसी के लिए सुघर छत्तीसगढ़ डैशबोर्ड का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, ताकि ये जो तीसरा चरण है इसका मूल्यांकन किया जा सके। ठीक। तो याद रखेंगे सुघर छत्तीसगढ़ अभियान। अब हम बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है।
23 जिलों को शामिल किया गया, आप यहां पे देख सकते हैं। तो जो ये कलर है, ठीक, ये सारे जिले की यदि हम बात करते हैं तो इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। बाकी जो बचा जिले, चाहे हम खैरागढ़, छुई खदान, गंडई की बात करें, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी की बात करें, या बस्तर संभाग के संपूर्ण जिलों की बात करें, तो ये जो 10 जिले हैं, ठीक, साथ ही साथ गरियाबंद भी है, तो ये 10 जिलों को नियत निलनार 2.0 में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। जो 23 जिले हैं, तो बस्तर संभाग के आप 7 जिलों को छोड़ दीजिए, राजनांदगांव जिले से 2 जिला अलग हुआ है उसको शामिल कीजिए, और गरियाबंद जिला को शामिल कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसके अंतर्गत 23 जिलों को शामिल किया गया है। 31 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा, समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको पहुंचाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चूंकि करंट अफेयर में आप देखते हैं कि जरूरी नहीं कुछ नवीन जो चीजें मिल रही है वही हम इसमें रखते हैं, साथ ही साथ इसमें जलप्रपात, यदि कोई जलप्रपात हो या कोई भी स्थान हाईलाइट हो रहा है तो हम उसमें उसको भी करंट अफेयर के माध्यम से पढ़ते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि कई बार जलप्रपात से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमें ऐसा लगता है कि वो जलप्रपात तो ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, ज्योग्राफी से संबंधित तो क्वेश्चन है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उसका जो बैकग्राउंड है, पृष्ठभूमि, कहीं ना कहीं अखबारों में आने की वजह से या किन्हीं कारणों से चर्चा में बने रहने की वजह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे एक बार मटकू द्वीप को लेकर व्यापम के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो उस समय मटकू द्वीप हाईलाइट हुआ था, क्यों? क्योंकि उस समय मोहन भागवत जी उस स्थान पर आए थे, तो पूछ लिया गया था कि किस जिले में स्थित है। तो ऐसे ही यदि हम जलप्रपात की बात करते हैं तो देखिएगा, ये 4 जलप्रपात है और इसके जिला है। जैसे कि हम बात करें रानीदा जलप्रपात, आपको देखना है कि रानीदा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। चूंकि रानीदा बहुत बार हम पढ़े हैं तो सबको पता होगा। इसके अलावा अरपा कोंडानार जलप्रपात, कारी प्रगार जलप्रपात और किंग्स जलप्रपात। तो देखिए, यदि हम रानीदा जलप्रपात की बात करते हैं तो ये जसपुर जिले में है। वही हम अरपा कोंडानार जलप्रपात की बात करें तो ये नारायणपुर जिले में है। कारी प्रगार जलप्रपात की बात करते हैं गरियाबंद में है, और किंग्स जलप्रपात की बात करते हैं तो ये सरगुजा जिले में है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब जानते हैं पर्यटन स्थल रानीदा को पहले समझ लेते हैं। देखिए रानीदा कहां है, तो जसपुर जिले में है। अब रानीदा के नाम के पीछे एक मान्यता है। मान्यता ऐसी है कि ओडिशा की राजकुमारी रानी शिरोमणि, ठीक है, तो ये ओडिशा से आकर छत्तीसगढ़ पहुंची, और छत्तीसगढ़ में कहा तो जसपुर क्षेत्र में। ठीक है, अब इनका पीछा करते हुए उनके पिता और 5 भाई भी आ गए थे। तो अपनी आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए रानी शिरोमणि ने इस झरने पे क्या आत्महत्या कर ली थी। तो आत्महत्या करने की वजह से यानी कि प्राण त्याग दिए थे, तो इस वजह से इस झरना को या फिर जलप्रपात को रानीदा, ठीक है, रानीदा जलप्रपात नाम रख दिया गया। और इसी के साथ ही साथ जो कि 5 भाई भी यहाँ पे आए थे, तो 5 भाई के नाम पर यहाँ पे एक 5 भैया के नाम से चट्टानों को नामकरण किया गया है। ठीक है, तो 2 चीज को आप याद रख सकते हैं। चलिए अन्य प्रमुख जलप्रपात को हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे हमने प्रश्न के माध्यम से देखा अरपा कोंडानार जलप्रपात, तो कहाँ है ये? नारायणपुर में, अबुझमाड़ क्षेत्र में। जीव झरण जलप्रपात की बात करें तो नारायणपुर में है। शेष पगार जलप्रपात की बात करें तो गरियाबंद में है। कारी पगार जलप्रपात की बात करें गरियाबंद, और चिंगरा पगार जलप्रपात, और साथ ही साथ पैरी घूमर जलप्रपात। तो ये जो 4 जलप्रपात है ये चारों के चारों गरियाबंद में है। आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगर कहीं पे पगार देखने को मिल रहा है तो आप एक मान के चलिएगा कहीं उसका उत्तर गरियाबंद तो नहीं है। ठीक है, फिर ऐसी किंग्स वाटरफॉल या किंग्स जलप्रपात की हम बात करते हैं तो ये मैनपाट सरगुजा जिले में है। तो इस तरह से यदि हम जुलाई माह के जलप्रपात को देखते हैं जो चर्चा में रहा है, तो ये प्रमुख जलप्रपात है। इसके अलावा और भी जलप्रपात हो सकते हैं, तो आप ज्योग्राफी से जरूर पढ़िएगा कितने प्रमुख जलप्रपात है, वहां से भी क्वेश्चन बनता है। साथ ही साथ जो चर्चा में रहा वहां से भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर तीजन बाई को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की ये महान कलाकार है जिनका हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, इसलिए चर्चा में बनी हुई है। और यदि हम पद्म विभूषण की बात करते हैं तो 2019 में इन्हें
पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। और ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र पद्म पुरस्कार प्राप्तकर्ता कलाकार है जिसे तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, चाहे वो पद्मश्री की बात करें, पद्म भूषण की बात करें या पद्म विभूषण की बात करें। ठीक, तो इस चीज को भी याद रखेंगे। और शायद ये भारत की पहली महिला भी है जिन्हें तीनों पुरस्कार से, यानी कि तीनों पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। चलिए इनके बारे में और जानते हैं। देखिए, इनका जन्म 8 अगस्त 1956 को हुआ है गनियारी भिलाई में। ठीक है, ये दुर्ग जिला पड़ता है। इसके साथ ही साथ डेट को लेकर एक और यहाँ पे थोड़ा सा द्वंद देखने को मिलता है, कहीं 8 अगस्त देखने को मिलता है तो कहीं 24 मार्च देखने को मिलता है। ठीक है, तो खैर जो भी है, डेट ऑफ बर्थ से एग्जाम में क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन यह पूछा जा सकता है कि किस स्थान से संबंधित है। तो गनियारी गांव का नाम है, भिलाई जिला दुर्ग जिला है, याद रखिएगा। मृत्यु की बात करते हैं तो 5 जुलाई 2026 को इनका निधन हो गया है। ठीक, अब तीजन बाई कौन है? तो तीजन बाई पंडवानी लोक कला की महारत हासिल करने वाली प्रमुख महिला है। ठीक है, लोक कलाकार है। और पंडवानी शैली की हम बात करते हैं तो ये कपालिक शैली की प्रथम महिला है। ठीक है, यदि हम पंडवानी की बात करते हैं तो देखिए पंडवानी क्या है, तो पंडवानी महाभारत की जो लोक कथा है, ठीक है, तो उस लोक कथा को गायन के रूप में इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो उसे ही हम पंडवानी कहते हैं। ठीक है, पंडवानी यानी कि महाभारत की कथाओं पर आधारित होती है। अब पंडवानी की हम बात करें तो ये दो शैली देखने को मिलता है, एक कपाली शैली होता है, दूसरा वेदमती शैली होता है। तो वेदमती शैली में क्या होता है, जो गायक होते हैं वो बैठकर प्रस्तुतिकरण करते हैं, और कपालिक शैली में खड़े होकर टहलकर प्रस्तुतिकरण करते हैं। तो कपालिक शैली की प्रथम महिला है जिन्होंने पंडवानी गायन की है। अब इनकी यदि हम इसका बात करते हैं पंडवानी की, तो इनके प्रशिक्षक हैं, इनके गुरु की बात करते हैं तो बृजलाल पारधी जो उनके दादाजी हैं। तो सर्वप्रथम उन्होंने इस कला को अपने दादाजी से सीखा। उसके बाद इन्होंने उमेश सिंह देशमुख है जो प्रमुख रूप से तीजन बाई को पंडवानी सिखाए हैं, तो उमेश सिंह देशमुख है। तो ये दो लोग हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र मतलब जो इनके प्रशिक्षक के तौर पर कार्य किए हुए हैं। वैश्विक पहचान की यदि हम बात करते हैं तो फ्रांस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इंग्लैंड, माल्टा, साइप्रस, ट्यूनीशिया, इटली, यमन, बांग्लादेश, मॉरिशस, जापान, ऐसे कई देश है जहां पे इन्होंने पंडवानी की प्रस्तुतिकरण की है और छत्तीसगढ़ को विश्व मंच पर स्थान दिलाने का प्रमुख कार्य किए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज को आप याद रख लीजिएगा। अब यदि हम बात करते हैं इनको क्या क्या पुरस्कार या सम्मान प्राप्त हो चुका है, तो 1994 में श्रेष्ठ कला आचार्य सम्मान, 1996 में संगीत नाट्य अकादमी सम्मान, 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। देखिएगा, याद रखेंगे, पद्मश्री 1988 में, 1995 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, 2003 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। ठीक है, 2016 में MS सुब्बालक्ष्मी शताब्दी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2018 में फुकुओका पुरस्कार जो कि जापान से इन्हें प्रदान किया गया है, जापान सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। और 2019 की यदि हम बात करते हैं तो 2019 में पद्म विभूषण से इसे सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्हें 4 बार डी.लिट की उपाधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। डी.लिट यानी कि डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर। ठीक है, और इन्हीं सम्मान के कारण इनके नाम के आगे डॉक्टर की उपाधि दिया लगता है। चलिए, जब इनका निधन हुआ तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनके सम्मान में कई घोषणाएं भी किया गया है। जैसे कि जो प्रमुख घोषणाएं की हम बात करते हैं तो इनका जो गृह ग्राम गनियारी है, तो यहाँ पे जो स्कूल है, स्कूल का नाम अब इनके नाम पे जाना जाएगा। ठीक है, डॉक्टर तीजन बाई शासकीय हायर सेकेंडरी विद्यालय गनियारी। ठीक, इस चीज को आप याद रखेंगे। दूसरा जो घोषणा किया गया था, बाद में बंच में 3 घोषणा प्रमुख रूप से सरकार के द्वारा किया गया था, उनमें ये 3 घोषणा है। जैसे कि आप देखते होंगे कि प्रत्येक 1 नवंबर को, है ना, राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार से नवाजा जाता है। ठीक है, तो अब इनके नाम पर भी, ठीक है, इनके नाम पर भी यानी कि पद्म विभूषण डॉक्टर तीजन बाई राज्य सम्मान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, राज्य अलंकरण पुरस्कार है। और इनका जो ग्राम है गनियारी, अब यहाँ पे कला ग्राम स्थापित किया जाएगा। कला ग्राम क्या होता है, तो ऐसा ग्राम जहाँ पे लोक कला या शिल्प कला जैसा भी हो तो उनसे संबंधित ये प्रमुख वो क्षेत्र होते हैं। तो इनके जो ग्राम है उनको कला ग्राम के नाम से जाना जाएगा। जैसे हम बात करें रायपुर में, तो रायपुर में भी नवा रायपुर की बात करते हैं तो नवा रायपुर में भी कला ग्राम है, तो इनके गांव को भी कला ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। अब इनका जो तंबूरा है,
तो इनका जो तंबूरा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो कभी भीम का गदा भी बन जाता है, ठीक। तो ये जो तंबूरा है अब इसे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा म्यूजियम में रखा जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ी उसे पहचान सके, ठीक है। लेकिन क्या है, हाल ही में इनके परिवार के द्वारा मना कर दिया गया है कि इनके तंबूरा को हम घर में ही रखेंगे, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो शायद आने वाले समय में हम इसे नहीं देखेंगे। सरकार का यह कहना है कि इनका जो तंबूरा है गुरु घासीदास संग्रहालय में रखा जाएगा, ठीक है। तो शायद अब इसे देखने को ना मिले, उनके घर में हमें देखने को मिलेगा। उनके परिवार वालों का कहना है कि उनके घर में ही उसके तंबूरा को म्यूजियम के तहत रखा जाएगा, ठीक है, सहेज कर रखा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के टोमन कुमार ने विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में कौन सा पदक जीता है? तो टोमन कुमार की यदि हम बात करते हैं तो ये इन्हें कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो ये टीम स्पर्धा में कांस्य पदक प्राप्त किए हैं। देखिए, चेक गणराज्य में प्रतियोगिता हुआ था, कब हुआ था? तो 26 जून से 5 जुलाई इस दौरान हुआ था। विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज में छत्तीसगढ़ के टोमन कुमार को कांस्य पदक जीत लिया है, ठीक है। अब इन्होंने अकेले नहीं, टीम में जीती है, तो इनका साथी था श्याम सुंदर स्वामी। तो इन दोनों ने मिलकर टीम स्पर्धा में फ्रांस की मजबूत टीम को 150-148 के अंतर से पराजित कर भारत को कांस्य पदक दिलाया है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। टोमन कुमार काफी चर्चित खिलाड़ी है, ऐसा नहीं कि पहली बार इनका नाम हम देख रहे हैं, इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने छत्तीसगढ़ को ख्याति प्रदान किया, छत्तीसगढ़ के नाम कई पुरस्कार जीत भी लिए हैं, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं विश्व पैरा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025, इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। इसके अलावा विश्व पैरा तीरंदाजी सीरीज 2026 में हुआ था, मार्च के महीने में करीब करीब। तो इस सीरीज में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, जिसमें कंपाउंड पुरुष ओपन में, मिक्स्ड टीम में और पुरुष टीम में, ठीक। तो इनका ये तस्वीर है, आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2026 में चक्रधर समारोह का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? देखिए, चक्रधर समारोह, हालांकि ये जुलाई का तो न्यूज नहीं है, लेकिन जुलाई में काफी ज्यादा चर्चा में रहा। चर्चा में रहने का कारण यह था कि सितंबर में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाना है, ठीक है। आपको पता होगा कि चक्रधर समारोह है, ये प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर किया जाता है। तो जैसे ही गणेश चतुर्थी प्रारंभ होता है वैसे ही चक्रधर समारोह भी प्रारंभ हो जाता है, ठीक। तो इस बार जो चक्रधर समारोह का जो क्रम है यह है 41वां, ठीक। तो 41वां चक्रधर समारोह इस बार हम देख रहे हैं। इसका आयोजन 14 सितंबर से 23 सितंबर 2026 तक होगा। 14 सितंबर को ही गणेश चतुर्थी प्रारंभ हो रहा है, ठीक। कहां होता है? तो ये रायगढ़ में होता है। रायगढ़ में कहां? तो रामलीला मैदान। इस चीज को भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक। तो राष्ट्रीय पुरस्कार है, केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कार प्रदान किया जाता है, इसको याद रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे पिछले बार भी यदि हम बात करते हैं 71वें राष्ट्रीय पुरस्कार की, तो इसमें भी छत्तीसगढ़ से दीपक इंद्रानी का नाम आता है, ठीक है। तो लेखन के क्षेत्र में उन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस बार 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करते हैं तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म रामनामी को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो जो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, तो पहला स्टेटमेंट सही है। इस फिल्म के निर्देशक भरत बाला गणपति हैं, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, याद रखेंगे। अभी जो यदि हम बात करते हैं रामनामी डॉक्यूमेंट्री जो मूवी है, इसे 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में शामिल किया गया है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्री के क्षेत्र में, मतलब बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में रामनामी को सम्मानित किया गया है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है किस फिल्म को सम्मानित किया गया, किस वर्ग में दिया, तो वर्ग को आप याद रखेंगे डॉक्यूमेंट्री। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसके निर्देशक कौन है, तो निर्देशक को आप याद रखेंगे भरत बाला गणपति है। तो इस तरह से इसका यदि हम उत्तर की बात करते हैं तो दोनों सही हो जाएगा। देखिए, रामनामी को लेकर यदि हम और भी चीजों को देखें तो पहला देख लीजिए, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में से पुरस्कार के तौर पर शामिल किया गया श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म, निर्देशक भरत बाला गणपति है। निर्माता भी देख लीजिएगा, बीपी स्टूडियो वर्चुअल भारत प्राइवेट लिमिटेड है।
पुरस्कार स्वरूप रजत कमल व 2 लाख रुपए से सम्मानित किया गया है। यदि हम रामनामी फिल्म की बात करते हैं तो ये 6 मिनट 48 सेकंड का है। ठीक है, तो 6 मिनट 48 सेकंड का है। आप इसे जरूर देखिएगा, यूट्यूब में आपको ये जरूर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए रामनामी समाज की अद्वितीय परंपरा, अटूट राम भक्ति और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित है फिल्म रामनामी। कहा यह जाता है कि जब दलित समुदाय के कुछ वर्ग को मंदिर में प्रवेश करने को अनुमति नहीं मिला, तो ऐसे समय में इन्होंने मंदिर जाने के बजाय अपने पूरे शरीर में राम नाम के गोदना गोदवा लिए थे। अब इनके घरों की दीवार में देखे या फिर जैसे शॉल जो लेते हैं, या यहाँ पे आप सिर में देखिए जो मुकुट लिए हैं, मोर पंख से सुसज्जित रहता है ये, तो इसमें सभी जगह राम नाम हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए और देखते हैं। देखिए यदि हम इसके प्रणेता की बात करते हैं तो रामनामी समुदाय के जो प्रणेता है ये है परशुराम। ठीक है, तो इन्हीं के द्वारा इस समाज की नींव रखी गई थी। कब रखी गई थी? तो 1890 में, यानी कि आज से 130 साल पहले। ठीक है, तो ये जो समुदाय है, रामनामी समुदाय है, ये अपने पूरे जीवन को राम के प्रति समर्पित है। ठीक है, राम के प्रति समर्पित है, और वो भी कैसे राम? सगुण निर्गुण की यदि हम बात करते हैं तो निर्गुण भक्ति के हैं ये, और निर्गुण राम को मानने वाले हैं। मतलब इनका यह कहना है कि राम का नाम सभी जगह है। ठीक है, तो हमें किसी विशेष मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, या किसी विशेष मूर्ति की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि राम जो है सभी जगह है। देखिए, श्री राम को मंदिर या मूर्ति पूजा के रूप में ना मानकर तत्व रूप में स्मरण कर एवं उनका नाम जप कर उनके प्रति भक्ति को दिखाया जाता है। यदि हम इसके निवास क्षेत्र की बात करते हैं तो समझिएगा, मुख्य रूप से जांजगीर में पहले देखने को मिलता था, और जांजगीर में बड़े भजन का रामनामी मेला होता है। ठीक है, तो जांजगीर चांपा जिला की बात करें, रायगढ़, बिलासपुर, तो इन क्षेत्रों में, बलौदाबाजार जिले में भी पाया जाता है। लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें तो ये बमुश्किल 8 से 10 परिवार धरोहर की तरह बचे हुए हैं। ये अभी वर्तमान में इनका जो मुख्य संकेंद्रण की बात करते हैं तो जांजगीर जिला में ना होकर बिलाईगढ़ में है, यानी कि बलौदाबाजार जिले में। ये सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला की बात करें तो सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला में प्रमुख रूप से इसका संकेंद्रण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो डाटा है डीपीआरसीजी का है, गवर्नमेंट का ही डाटा है। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि किस जिले में हम मुख्य रूप से देख रहे हैं, वर्तमान में इनका संकेंद्रण किस जिले में है, तो आप याद रखिएगा सारंगढ़ बिलाईगढ़। ठीक, लेकिन जांजगीर जिला में भी देखते हैं, आने वाले पहले की हम बात करते हैं जांजगीर जिला, रायगढ़ जिला, बिलासपुर जिला, बलौदाबाजार जिला, तो इन सभी जिलों में हम देखते थे। लेकिन वर्तमान में सिर्फ बिलाईगढ़ जिला को आप याद रखेंगे, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, मातृ वंदना योजना ये केंद्र सरकार की योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं हैं या शिशुवती महिला है तो उन्हें पोषण आहार भी दिया जाता है, साथ ही साथ 5,000 रुपए प्रदान किया जाता है। ठीक है, यदि प्रथम बच्चा है तो 5,000 और द्वितीय बच्चा है तो 6,000। तो ऐसे महिलाओं को सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाता है ताकि उनका पोषण स्तर बना रहे। तो छत्तीसगढ़ को इसमें देश भर में प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। देखिए, अगर हम इस योजना की बात करें तो देखिए इस योजना का प्रारंभ 1 जनवरी 2017 को हुआ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ देश भर में प्रथम स्थान पर है, और वही राज्य स्तर पे हम बात कर रहे हैं तो जांजगीर चांपा प्रथम स्थान पर है। देखिए, उद्देश्य मैंने आपको बताया, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य देखभाल और सुरक्षित मातृत्व के लिए आर्थिक सहयोग प्रदान करना है। ठीक है, तो जो प्रथम संतान है उसके लिए 5,000 रुपए, और दूसरी संतान के रूप में यदि बालिका होती है तो उसके जन्म पर 6,000 रुपए का प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। और हाँ, आप जैसे वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन वीडियो जब देखते हैं ना तो आप अपने मन में भी इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, या कमेंट बॉक्स में भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जो क्वेश्चन है क्या मैं उसको बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ। देखिए, करंट अफेयर हमारे लिए, यानी कि एक स्टूडेंट के लिए किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, और ये ऐसा सब्जेक्ट है कि हर बार हमको नया पढ़ना पड़ता है। यदि आप संविधान इतिहास की बात करते हैं तो आप एक ही चीज को बार बार रिवाइज करते हैं, लेकिन करंट अफेयर ऐसा है कि आपको रिवाइज तो करना ही रहता है, लेकिन हर बार नया
पढ़ के रिवाइज करना रहता है। ठीक है, तो करंट अफेयर को आप लाइटली मत लीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर देखिए, जीएस की हम बात करते हैं तो सभी लोग पढ़ लेंगे अच्छे से, लेकिन यदि उसका करंट अफेयर स्ट्रांग नहीं है ना, तो देखिएगा नंबर कम आ सकता है। तो ऐसे में चयन होने में थोड़ा समस्या आ सकती है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। घरजिया बंधान जलाशय योजना कहाँ स्थित है? ठीक है, इससे पहले हम जलप्रपात को देखें, अब ये जलाशय से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक, तो घरजिया बंधान जलाशय की हम बात करते हैं तो ये पत्थलगांव जसपुर में, ठीक है, जसपुर जिला पत्थलगांव क्षेत्र है। देखिए, तो हाल ही में सरकार के द्वारा 51.6 करोड़ रुपए की इस परियोजना के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसकी सिंचाई क्षमता की हम बात करते हैं तो सिंचाई क्षमता 2064 हेक्टेयर है। चलिए, इससे बस आप इतने याद रखेंगे। और जब बात हो रही है जलाशय की तो आप जरूर याद रखिए कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख जलाशय कौन कौन सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में AIFF द्वारा आयोजित अंडर 17 महिला युवा लीग छत्तीसगढ़ के किस जिले पर आयोजित किया गया? तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा छत्तीसगढ़ में अंडर 17 महिला युवा लीग का आयोजन किया गया है। और इस संस्करण की हम बात करते हैं तो पहला संस्करण है, प्रथम संस्करण है। तो पहली बार अंडर 17 महिला युवा लीग की आयोजन किया गया है AIFF के द्वारा, और छत्तीसगढ़ में पहली बार इसका आयोजन हुआ। तो छत्तीसगढ़ में कहां पर इसका आयोजन किया गया था? तो इसे देखिए, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारायणपुर। ठीक है, याद रखेंगे। अब नारायणपुर में कहां हुआ था? तो नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम, ठीक है, बहुत ही फेमस है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया कि रामकृष्ण मिशन जो आश्रम है ये किस जिले में स्थित है। ठीक है, तो चीज याद रखेंगे। इसका पहला संस्करण है। खेल की हम बात करते हैं तो फुटबॉल खेल है। कुल इसमें 16 टीमों ने भाग लिया था। AIFF यानी कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन यानी कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ इसका आयोजन करता है। कब हुआ था इसका आयोजन? तो 18 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक इसका आयोजन किया गया था। ठीक, विजेता और उपविजेता को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पहला संस्करण है और छत्तीसगढ़ में ही इसका आयोजन हुआ है। राष्ट्रीय स्तर का कोई यदि आयोजन छत्तीसगढ़ में होता है तो वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है ना, तो इसका जो विजेता है हाउस ऑफ पावर सॉकर फुटबॉल क्लब है, बिल्कुल मत भूलिएगा। और उपविजेता की बात करें तो नीटा फुटबॉल अकादमी। ठीक, तो ये जो विजेता है, यदि हम इसके स्थान की बात करें तो ये दिल्ली का है। ठीक, छत्तीसगढ़ की टीम की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ से भी एक टीम शामिल था। इस टीम का नाम है RKM फुटबॉल एकेडमी यानी कि रामकृष्ण मिशन फुटबॉल एकेडमी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 2026 कब आयोजित हुआ? तो मानसून सत्र की यदि हम बात करते हैं तो इसका मानसून सत्र 13 से 17 जुलाई के मध्य इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, मानसून सत्र 13 से 17 जुलाई तक इसका आयोजन हुआ है। मतलब सत्र की हम बात करते हैं तो 13 जुलाई से 17 जुलाई तक हुआ इसका आयोजन। विधानसभा स्थल नवा रायपुर अटल नगर में इसका आयोजन हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत मानसून सत्र का आयोजन किया गया है। तो सत्र की हम बात करते हैं तो प्रमुख सत्र की हम बात करें, जैसे कि बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है। तो ये 3 प्रमुख सत्र होता है। चाहे हम राज्य स्तर पे हम बात करें तो राज्य स्तर पे बात करते हैं तो विधानसभा सत्र होता है, केंद्र स्तर पे बात करें तो लोकसभा राज्यसभा का सत्र चलता है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है कि विधानसभा सत्र जो है उसका तिथि बताइए बोल के एक बार व्यापक में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो हो सकता है कभी और पूछ दे, लेकिन संभावना कम हो जाती है। अगर मान लीजिए ये जुलाई का है और अगस्त में आपको एग्जाम देखने को मिल रहा है तो ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस हो जाता है कि विधानसभा सत्र की तिथि से क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अब आप मुझे ये बताइएगा कमेंट में कि विधानसभा सत्र की यदि हम बात करते हैं तो विधानसभा ये कौन से क्रम का विधानसभा है? ठीक है, तो विधानसभा क्रम की भी आप जानकारी रखिए कि ये किस क्रम का विधानसभा है। और सत्र की हम बात करते हैं तो जो नवीन विधानसभा का जो गठन हुआ है तो ये नवीन विधानसभा का कौन से क्रम का सत्र है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इससे क्या होता है, आपका संविधान का जो चीजें है वो भी अच्छी तरह से दिमाग में बैठ जाएगा। अब सत्र में क्या काम होता है? बजट सत्र में बजट से संबंधित कार्य होता है। और ऐसे नॉर्मल सत्र की हम बात करते हैं, चाहे वो शीतकालीन हो या मानसून सत्र हो, तो इस समय नॉर्मल कुछ भी
विधेयक पारित किया जाता है, या फिर समस्या, यदि कोई समस्या है जनता को लेकर या कुछ योजनाओं से संबंधित कुछ चीजें, तो ये सब चीजों को यहाँ पे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दीदी के गोट रेडियो कार्यक्रम का पहला प्रसारण कब हुआ? तो पहला प्रसारण कब हुआ है? ठीक, तो काफी ज्यादा ये चर्चा में रहा तब जब इसका पहला प्रसारण हुआ था। पहला प्रसारण मतलब इस कार्यक्रम को लाने के पीछे सरकार का यह उद्देश्य था कि जो बिहान से संबंधित बिहान योजना है, उस बिहान योजना से संबंधित जो स्व सहायता समूह से संबंधित जो महिला है, तो महिला जैसे लखपति दीदी बन गई है, मतलब उनका वार्षिक आय 1 लाख रुपए पार कर गया है, तो ऐसे में उसे एक लखपति दीदी बोल दिया जा रहा है। तो ऐसे लखपति दीदियों का जो प्रेरणादायक जो कहानी है कि कैसे वो 1 लाख रुपए कमाने तक पहुंची, तो ये जो प्रेरणादायक कहानी है, उन कहानियों को दीदी के गोट रेडियो कार्यक्रम के तहत और दूसरे लोगों तक पहुंचाया जाता है, ताकि वो भी मोटिवेट हो और लखपति बन पाए। ठीक है, तो इसका पहला प्रसारण की हम बात करते हैं, तो 31 अगस्त 2025 को इसका पहला प्रसारण हुआ था, और वर्तमान में प्रत्येक माह की हम बात करते हैं, तो वर्तमान में प्रत्येक माह के दूसरे गुरुवार को, ठीक है, दूसरे गुरुवार को दीदी के गोट रेडियो कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। देखिए 31 अगस्त 2025 को इसका प्रारंभ किया गया, मतलब पहला प्रसारण की हम बात करते हैं। वार्षिक उत्सव तिथि अभी हाल में, क्योंकि अभी देखिए 31 अगस्त है, 9 जुलाई 2026 को इसका पहला वार्षिक उत्सव मनाया गया है। ठीक है, एनुअल फंक्शन समझ सकते हैं आप इसे। तो वार्षिक उत्सव मनाया गया है, कब मनाया गया? 9 जुलाई 2026 को मनाया गया है, इसलिए ये एक बार फिर ज्यादा हाईलाइटेड है। कहां मनाया जा रहा है या कहां मनाया गया है? तो कहां मनाया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में मनाया गया। ठीक, विभाग की हम बात करते हैं, तो देखिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है, इसी के अंतर्गत जो बिहान योजना है, इसी के अंतर्गत संचालित होती है। लाभ क्या होता है? तो महिलाओं के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का कार्य किया। ठीक है, तो एक महिला का प्रेरणादायक कहानी को सुनकर दूसरा महिला भी प्रेरित हुई और वो भी लखपति दीदी बनी है। ठीक, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, साथ ही साथ आप यदि मेंस एग्जाम लिख रहे हैं ना, तो वहां पे भी ये लखपति दीदी योजना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यदि लखपति दीदी योजना को मतलब प्रेरित करने के लिए, उसका आर्थिक विकास को करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा क्या क्या कार्य किया जा रहा है, तो क्या क्या कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारा कार्य है, तो उस कार्य में आप दीदी के गोट रेडियो कार्यक्रम का भी जिक्र कर सकते हैं। ठीक, देखिए यह न केवल संवाद का माध्यम बना, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, नेतृत्व और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी बनकर उभरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण वर्ष, ठीक है, तेंदुपत्ता संग्रहण वर्ष 2023 हेतु कितने करोड़ रुपए का बोनस राशि का भुगतान किया गया है? अब ये वर्ष 2023 के लिए और अभी चल रहा है 2026, तो आप सोच रहे होंगे कि 2026 में 2023 के लिए क्यों प्रदान किया जा रहा है। ठीक है, देखिए यदि हम तेंदुपत्ता का यदि हम प्राइस की बात करते हैं, ठीक है, तो प्रति मानक बोरा 5,000 रुपए सरकार किसानों को दे रही है। ठीक है, जो संग्राहक है उन्हें 5,000 रुपए प्रति मानक बोरा, ठीक, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसका जो घोषणा है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2024 में किया गया। ठीक है, तो 2024 में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है और 2024 में इसे लागू भी कर दिया गया। तो घोषणा भी 2024 में हुआ है, लागू भी 2024 में हुआ, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की जब बात करते हैं तो 2023 में नवीन छत्तीसगढ़ सरकार का निर्माण हुआ। उस समय छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि 5,000 रुपए तेंदुपत्ता संग्राहकों को दिया जाएगा। इससे पहले 4,000 रुपए प्रदान किया जाता था। यह 4,000 रुपए का घोषणा कांग्रेस सरकार के द्वारा किया गया था। तो बाद में भाजपा सरकार के द्वारा या भाजपा के द्वारा घोषणा किया गया था कि अब यदि हमारी सरकार बनती है तो हम 5,000 रुपए संग्राहकों को देंगे। तो ऐसे में जो 2023 के लिए जो व्यक्ति छूट गए, जो संग्राहक छूट गए, तो उन संग्राहकों को अंतर राशि, ठीक है, तो अंतर राशि देने के लिए 162.32 करोड़ रुपए जारी किया गया है। ठीक है, और ठीक, तो आप समझ जाइएगा कि 2023 के लिए जारी किया गया, लेकिन यह मूल राशि नहीं है। तो जो अंतर राशि है ये 162.32 करोड़ रुपए है। चलिए, ठीक, तेंदुपत्ता से आप समझिएगा, इससे पहले 2500 रुपए
सरकार के द्वारा लिया जा रहा था, बाद में घोषणा भी किया गया कि 4,000 रुपए दिया जाएगा। ये घोषणा छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, यानी उस समय जो तत्कालीन जो कांग्रेस सरकार थी उस समय 2023 में घोषणा किए थे। ठीक है, 2023 में घोषणा किए थे और बाद में चुनाव के समय भाजपा के द्वारा भी घोषणा किया गया और वो बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दिया और अभी वर्तमान में 5,000 रुपए प्रति मानक बोरा के हिसाब से तेंदुपत्ता का संग्रहण किया जा रहा है। ठीक है, तो जो बोनस राशि जारी किया गया था 162.32 करोड़ रुपए जारी किया गया है। ठीक है, तो कितने संग्राहकों को दिया गया? तो 7.14 लाख से अधिक संग्राहकों को दिया गया है वर्ष 2023 हेतु। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2026 के लिए भी जारी कर दिया गया है। तो कितने परिवारों को संग्राहकों को मिल रहा है? तो 11.15 लाख संग्राहकों को दिया जाए। देखिए, पहले 7 लाख, अब 11 लाख, तो ऐसे में संग्राहकों की संख्या भी बढ़ी है। ठीक, तो उसका आर्थिक सबल भी हम देख रहे हैं यहाँ पे। अब 2026 के लिए 734.25 करोड़ रुपए जारी किया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा और डायरेक्ट पैसा को उनके बैंक खातों में डाला गया, यानी कि डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से संग्राहकों के बैंकों में डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए, तो तेंदुपत्ता से संबंधित जो भी चीजें हैं आप देख लीजिएगा। इसे हरा सोना भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की पहली ओपन जेल कहां स्थापित की जा रही है? ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पथर्रा गांव, बेमेतरा। चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की पहली ओपन जेल। ठीक है, तो बेमेतरा जिला है, पथर्रा गांव है। इस चीज को आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है क्योंकि छत्तीसगढ़ का पहला है। तो जब भी छत्तीसगढ़ का पहला होता है तो वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। लेकिन इससे पहले हम छत्तीसगढ़ में ओपन जेल को देख चुके हैं। ओपन जेल की यदि हम बात करें तो वो जो ओपन जेल है जगदलपुर जिला, मतलब बस्तर जिला की हम बात करते हैं तो बस्तर जिला के गांव की बात करें तो मसगांव, तो मसगांव में पहली बार ओपन जेल प्रारंभ किया गया था। उस समय तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य था, तो तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य में मसगांव क्षेत्र जो कि बस्तर जिला में पड़ता है 1998 में खोला गया। अब बाद में 5 साल बाद इसे अगस्त 2003 में बंद कर दिया गया था। लेकिन अब फिर से सरकार के द्वारा ओपन जेल का निर्माण किया जा रहा है। कहां? तो बेमेतरा जिला में। इसमें कुल कैदी की क्षमता 200 होगी, लागत 23 करोड़ रुपए और इसका क्षेत्रफल है 10.20 हेक्टेयर है। इसका उद्देश्य क्या है? तो बंदियों का पुनः सामाजिक समावेशन और उनके मानवाधिकारों की रक्षा करना। तो देखिए, यदि हम ओपन जेल की बात करते हैं तो इसमें ऐसा नहीं कि किसी भी कैदी को रख दिया जाएगा। तो जो कुख्यात कैदी है जिसका पृष्ठभूमि काफी खराब है, ऐसे कैदियों को इसमें स्थान नहीं मिलेगा। तो जो डीजी जेल है उनके अध्यक्षता में निर्णय लिया जाएगा कि किन्हें रखना है, किन्हें नहीं रखना है। तो किन्हें रखना है तो इसमें एक ही लोग शामिल होंगे, कम से कम 13 वर्ष का सजा काट चुके होंगे, उसका पृष्ठभूमि अच्छा होगा, जेल में जो उसका स्वभाव है या दूसरे के प्रति जो उसका बिहेवियर है वो अच्छा होगा। ठीक है, या उसे आजीवन कारावास की सजा दिया गया होगा। तो ऐसे कैदियों को यहाँ पे स्थान मिलेगा। ठीक, अब इस स्थान पे वो क्या कर सकते हैं? तो आर्थिक सबल से संबंधित कार्य सीख सकते हैं, कौशल विकास कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ कुछ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। तो इस तरह का सुविधाएं उन्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान में दुर्लभ प्रवासी पक्षी कैस्पियन प्लोवर को देखा गया है? ठीक है, तो कैस्पियन प्लोवर की हम बात करते हैं तो मोहन भाटा बिलासपुर में देखा गया है। ठीक है, तो व्यापम में इस तरह का क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है, चाहे प्रवासी पक्षी हो या दुर्लभ जीव जंतु हो, आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हर 3 में से एक एग्जाम में हम देखते ही देखते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है कैस्पियन प्लोवर। कहाँ देखा गया? मोहन भाटा बिलासपुर में। इसका यदि प्राप्ति स्थल की बात करते हैं तो जो देखिए नाम से समझिएगा, कैस्पियन जो सागर है उसी के आसपास, खासतौर पे उस आसपास के जो क्षेत्र है वहीं पे हम देखते हैं, उसी स्थान पर हम देखते हैं। देखिए जगह की बात करें, दक्षिणी रूस है, तुर्की, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अफगानिस्तान तक इसका निवास स्थान फैला हुआ है। ठीक है, देखिए इससे प्रदेश, देखिए अगर कोई प्रवासी पक्षी हम बिलासपुर में देख रहे हैं या छत्तीसगढ़ के कहीं भी देख रहे हैं तो इससे हमको क्या देखने को मिलता है, जानने को मिलता है कि छत्तीसगढ़ का जो विविधता है, मतलब जो स्थल की जो विविधता है वो काफी अच्छा है। मतलब वहां पे पर्यावरण रूप से, प्राकृतिक रूप से ऐसे जीव जंतुओं के लिए स्थान बन रहा है। और इसी कारण है कि जो प्रवासी पक्षी है या जो दुर्लभ जीव जंतु वहां पे हम देख पा रहे हैं, खासतौर पे प्रवासी पक्षी।
देखिए, इससे प्रदेश की जैव विविधता को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी और भविष्य में यहाँ बर्ड वाचिंग, वाइल्ड लाइफ रिसर्च तथा इको टूरिज्म को नई दिशा मिलने की संभावना है। तो ये इसका बेनिफिट है। अगर किसी स्थान पर प्रवासी पक्षी काफी ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है, चाहे एक प्रवासी पक्षी हो या एक से अधिक प्रवासी पक्षी हो, तो वो स्थान अपने आप में काफी खास बन जाता है और ये सारा चीज हम वहां पे देख सकते हैं। ये सुविधा वहां पे मिल सकती है, ये लाभ हम वहां पे हम देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कितने नए शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति प्रदान की गई है? तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के 5 जो शासकीय कॉलेज है उससे मेडिकल कॉलेज के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, ये कौन कौन से मेडिकल कॉलेज है? देखिए, दंतेवाड़ा, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, जांजगीर चांपा और कबीरधाम। ठीक है, तो इस स्थान पे मेडिकल कॉलेज है। इन सभी मेडिकल कॉलेज में 50-50 सीटों की स्वीकृति दी गई है। ठीक है, तो 50-50 सीटों की स्वीकृति दी गई है, यानी इस तरह से हम बात करते हैं तो 5 जिला है, 5 जिला तो 250 करीब हम 250 सीट देख रहे हैं। तो इससे छत्तीसगढ़ के लोगों को भी बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, देखिए 5 नए शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्वीकृति, जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक, जसपुर और दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा में कहा? तो दंतेवाड़ा में गीदम में। जसपुर में कहा? तो जसपुर में कुनपुरी में। ये जरूर याद रखिएगा, बाकी तो जिला के नाम से ही है। ठीक है, तो 50 MBBS सीटों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। किसके द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका पहला सत्र जो है इसी समय से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 2026-27 से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर हम छत्तीसगढ़ के और दूसरे शासकीय मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, ठीक, तो शासकीय मेडिकल कॉलेज जैसे कि अखिल भारतीय आयुर्वेद विज्ञान संस्थान रायपुर में 2012 में इसकी स्थापना हुआ है। चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज दुर्ग 2013 में इसकी स्थापना हुआ है। छत्तीसगढ़ आयुर्वेद विज्ञान संस्थान बिलासपुर 2001 में इसकी स्थापना हुआ है। शासकीय मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव 2014 में, शासकीय मेडिकल कॉलेज कोरबा 2022, सरकारी या शासकीय मेडिकल कॉलेज महासमुंद 2022 में, स्वर्गीय श्री बलिराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जगदलपुर 2006 में, स्वर्गीय लखीराम अग्रवाल मेमोरियल सरकार मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर, पंडित JNM यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर 1963। सबसे पुराना यदि हम कॉलेज की बात करते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज रायपुर है। इसके अलावा राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय मेडिकल कॉलेज सरगुजा 2016 में। तो सबसे प्राचीन मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, शासकीय मेडिकल कॉलेज की हम बात करते हैं तो 1963 में इसकी स्थापना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गोंचा पर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो गोंचा पर्व हो या बस्तर दशहरा हो, ठीक है, दोनों के दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व या महोत्सव है। देखिए यह पर्व छत्तीसगढ़ के अबुझमार क्षेत्र में मनाया जाने वाला एक ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक उत्सव है। दूसरा, इस महापर्व की शुरुआत बहुड़ा रथ यात्रा के साथ 29 जून से हुई है। ठीक है। तीसरा, गोंचा महापर्व में तुपकी चलाने की परंपरा है जिससे भगवान शिव को सलामी दी जाती है। देखिए चलिए, अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मैं थोड़ा देर के लिए रुक रहा हूं, 5-10 सेकंड के लिए रुक रहा हूं। आप इसका उत्तर जरा सोचिए क्या हो सकता है। फिर से बोल रहा हूं, अबुझमार क्षेत्र में मनाया जाता है। दूसरा, महापर्व की शुरुआत बहुड़ा रथ यात्रा से होता है। तुपकी चलाने की परंपरा है जिससे भगवान शिव को सलामी दी जाती है। चलिए जल्दी से उत्तर दीजिए। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो बिल्कुल इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। ठीक है। देखिए गोंचा पर्व हो, बस्तर दशहरा हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बताऊं कि गोंचा महापर्व की यदि ये क्यों हमारे लिए खास है, तो जैसे हम पूरे राष्ट्र के स्तर पे बात करते हैं जगन्नाथ महापर्व की, तो जो जगन्नाथ महापर्व होता है हर साल मनाया जाता है, रथ यात्रा जिसे बोला जाता है, तो उसी का आदिवासी रूप है गोंचा महापर्व। यहाँ पे भी रथ यात्रा होता है। ठीक है, तो इसे गोंचा महापर्व कहा जाता है। यदि हम राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं, जो खासतौर पे हम उड़ीसा राज्य में देखते हैं, जगन्नाथ यात्रा को देखते हैं, तो उसी से प्रेरित है गोंचा महापर्व। ठीक है, तो जगन्नाथ यात्रा का जो आदिवासी रूप है, ठीक, जनजाति रूप की बात करते हैं, जो जनजाति समाज में खासतौर पर मनाया जा रहा है, इसे हम गोंचा महापर्व कहते हैं। देखिए
यदि हम इस पर्व की बात करते हैं तो जो गोंचा महापर्व है या गोंचा पर्व है, ये छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ क्षेत्र में नहीं, ये जगदलपुर क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, और इस महापर्व की शुरुआत बहुड़ा रथ यात्रा के साथ होता है, तो बहुड़ा रथ यात्रा के साथ नहीं होता है, बहुड़ा रथ यात्रा के साथ इसका क्या होता है, समापन हो जाता है। ठीक है, तुपकी चलाने की परंपरा तो है, सही बात है, लेकिन भगवान शिव को नहीं, भगवान विष्णु को सलामी दी जाती है। तो इस तरह से तीनों स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, स्टेटमेंट थोड़ा सा गलत है, ध्यान रखिएगा। देखिए, गोंचा महापर्व की यदि हम बात करें तो इसका प्रारंभ 29 जून 2025 को हुआ था चंदन यात्रा से। ठीक है, चंदन यात्रा से इसका प्रारंभ हुआ है और बहुड़ा रथ यात्रा से इसका समापन हुआ है, इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, बहुड़ा रथ यात्रा से इसका समापन हुआ 25 जुलाई 2025 को बस्तर क्षेत्र। ठीक, बस्तर क्षेत्र में कहा तो जगदलपुर, याद रखिएगा, जगदलपुर की याद रखिएगा। अवसर की बात करते हैं तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया को प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। गोंचा महापर्व में तुपकी चलाने की सदियों पुरानी परंपरा है, इससे भगवान विष्णु को क्या किया जाता है, सलामी दिया जाता है। तुपकी की यदि हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तुपकी है, बांस का बनाया जाता है और इसमें एक बीज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मलकांगनी का बीज है, पेंगी भी बोला जाता है, तो मलकांगनी का बीज है, इसे बांस में, खोखला बांस होता है, खोखला बांस में घुसाकर जोर से झटका दिया जाता है तो उससे आवाज आता है। ठीक है, तो उसी के द्वारा भगवान विष्णु को सलामी दिया जाता है। देखिए, बस्तर जिले में जगन्नाथ यात्रा को या जगन्नाथ यात्रा गोंचा महापर्व के रूप में मनाया जाता है, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक है, बहुत पुराना ये महापर्व है। जगन्नाथ यात्रा की बात करें तो बहुत पुराने समय से भी मनाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद हम इसको देखते हैं 618 साल से भी पुराना हो चुका है। तो इस महापर्व का आयोजन बस्तर रियासत के जमाने से हो रहा है। तो बस्तर रियासत मतलब उस समय काकती शासन चलता था, और काकती शासन के समय की बात करें तो जो शासक थे वो पुरुषोत्तम देव थे। तो पुरुषोत्तम देव एक समय क्या होता है, उड़ीसा जाते हैं, इसी जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ मतलब पुरी जाते हैं। तो जब वहां से जब वापस आते हैं तो उस समय के जो शासक थे, तत्कालीन शासक, तो उसके द्वारा जो पुरुषोत्तम देव है उसको रथपति की उपाधि से सम्मानित करते हैं और साथ ही साथ उन्हें एक रथ प्रदान करते हैं, और उसी रथ के पे सवार होकर, ठीक है, पुरुषोत्तम देव छत्तीसगढ़ वापस आते हैं, और उसके बाद से उत्सव के रूप में उससे मनाया जा रहा है, और जिसे हम गोंचा महापर्व के नाम से जानते हैं। मान्यता यह रही है कि जगन्नाथपुरी से भगवान जगन्नाथ बलभद्र और देवी सुभद्रा की 22 विग्रह को लेकर बस्तर पहुंचे, जिसके बाद उनके परिवारों ने इस परंपरा की शुरुआत की। जो मैंने आपको बताया कि पुरुषोत्तम देव जो उड़ीसा से छत्तीसगढ़ आते हैं, तो जब आते हैं तो ये चीजें हम देखते हैं, उसके साथ भी छत्तीसगढ़ आते हैं। तो इसी के उपलक्ष्य में गोंचा महापर्व मनाया जा रहा है। चलिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में पारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की विशेषताओं में शामिल नहीं है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की विशेषताओं में शामिल नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ठीक कि 16 जुलाई को विधानसभा के द्वारा पारित किया गया है, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यदि हम विशेषताओं की बात करें तो देखिए क्या है और क्या शामिल नहीं है, तो उत्तर हमें देना है शामिल नहीं है। देखिए, इस विधेयक में उद्योगों एवं व्यावसायिक संस्थानों को विभिन्न जोखिम श्रेणी में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो बात सही है, विभिन्न जोखिम श्रेणी में विभाजित किया गया है। जोखिम श्रेणी की बात करते हैं तो कम जोखिम हो, मध्यम जोखिम हो या ज्यादा जोखिम हो। ठीक है, तो लो, मीडियम और हाई रिस्क, 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। कम जोखिम वाले उद्यमों के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रावधान है, तो बात सही है, जो कम जोखिम है, ठीक है, जोखिम श्रेणी जो लो है उसके लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रावधान किया गया है। जो मीडियम श्रेणी के बिजनेस रहेगा उसके लिए थर्ड पार्टी के द्वारा सर्टिफिकेशन की जरूरत है। और जो हाई रिस्क वाला जो श्रेणी है, तो हाई रिस्क वाला श्रेणी में जो डिपार्टमेंटल होता है, ठीक है, जो डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो इसका जांच करेगा। ठीक है, तो जो लो रिस्क वाले उद्योग है उसमें खुद के द्वारा बस सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा कि हाँ ये जो उद्योग है ये इस चीजों को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे में हम देख रहे हैं कि सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रावधान है। विधेयक के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था बनाई गई है। सबसे ऊपर में हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री है, उसके नीचे बात करते हैं तो
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होता है, और इसके नीचे यदि हम बात करें तो कलेक्टर, ठीक है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो इस तरह से 3 स्तर को देखते हैं, जिला स्तर, राज्य स्तर, और इन दोनों के ऊपर में है मुख्यमंत्री के अध्यक्षता वाली समिति। अगला देखिएगा, यह विधेयक पारित करने वाला छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य बन गया है। तो मैंने आपको बताया था कि ये दूसरा देश नहीं है, सॉरी दूसरा राज्य नहीं है, पहला राज्य है। ठीक, चलिए थोड़ा समझते हैं। देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो इस विधेयक को पारित किया है। इसमें हम रिस्क बेस्ड और ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम को देखते हैं। ठीक है, ट्रस्ट बेस्ड का मतलब ऐसा है कि जो 3 श्रेणी हम देख रहे हैं, जिसमें लो लेवल का जो श्रेणी है, लो लेवल की श्रेणी, इसको दूसरे रूप में हम बोल सकते हैं एमएसएमई। ठीक है, तो जो एमएसएमई है, लघु मध्यम उद्योग है, तो उस पर भरोसा कर लिया जा रहा है। ऐसा भरोसा कि हाँ भाई, आप खुद से सर्टिफिकेट दे दो, स्व प्रमाणित कर दो कि आपका जो उद्योग है ये कंडीशन को पूरा कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्रस्ट बेस्ड, कि हाँ भरोसा है, आप कर दो। रिस्क बेस्ड का मतलब ये है कि जो बड़े उद्योग होंगे, ठीक है, तो उन उद्योगों के लिए अलग से उसका सर्टिफिकेट प्राप्त किया जाएगा और विभाग के द्वारा जारी किया जाएगा। देखिए, विधानसभा में 16 जुलाई 2026 को पारित कर दिया गया। इसका उद्देश्य की हम बात करते हैं तो राज्य में उद्योगों एवं कारोबार की स्थापना करना और संचालन संबंधी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्यों लाया गया? ठीक, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को क्यों लाया गया? इससे पहले भी तो उद्योगों की स्थापना होता था। देखिए, इस बात को आप समझिएगा, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसका अर्थ को पहले हम समझते हैं कि इसका अर्थ है व्यापार करने में सुगमता, ठीक है, या व्यापार में आसानी। ठीक है, तो व्यापार में आसानी कब होगा? आप कुछ व्यापार स्थापित करना चाह रहे हैं, मान लीजिए, तो उसके लिए बहुत सारा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। कई एनओसी लेना पड़ता है। आप मान लीजिए कहीं पे स्टील की फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो वहां पे पर्यावरण संबंधी आपको एनओसी लेना पड़ेगा, और वहां पे बिजली विभाग से भी बिजली के लिए वो लेना पड़ेगा। ठीक है, बिजली लेना पड़ेगा, सड़क आप देख सकते हैं, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा विभाग वहां पे शामिल हो जाता है, चाहे बिजली विभाग हो, पर्यावरण विभाग हो, ठीक, या मतलब सड़क की हम बात करते हैं तो उसका विभाग हो, गृह विभाग हो, तो ऐसे कई विभाग वहां पे शामिल हो जाता है। ठीक है, खनिज विभाग, बहुत सारे विभाग है। तो आपको सभी विभागों से क्या लेना रहता है? एनओसी लेना रहता है, आपको उन सभी विभागों से अनुमति लेना रहता है। तो जब आप कोई उद्योग स्थापित करना चाहते हैं ना, तो उस उद्योग को स्थापित करने के लिए आपको बहुत सारा प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता है। आपको 4 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, साल भर भी लग सकता है। ठीक है, आप जानते हैं लाल फीताशाही हम बहुत ज्यादा देखते हैं प्रशासन में। तो ये सब चीजों के दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विधेयक पारित किया गया है। ठीक है, अब इसी के तहत जो बिजनेस है, उस बिजनेस को 3 भागों में बांट दिया गया है। अभी सरकार निर्णय करेगी कि कौन सा बिजनेस लो रिस्क पे रहेगा, कोई मीडियम रिस्क पे रहेगा, और कौन सा बिजनेस हाई रिस्क पे रहेगा। ठीक है, तो यदि कोई बिजनेस लो रिस्क पे है तो सेल्फ सर्टिफिकेशन का प्रावधान है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको दफ्तर में घूमना नहीं पड़ेगा। ठीक, तो आपको मैंने ही बताया कि जो मीडियम लेवल का जो बिजनेस होगा उसमें थर्ड पार्टी के द्वारा क्लियरेंस दे दिया जाएगा, और जो हाई रिस्क होगा उसको डिपार्टमेंटल जांच के बाद अनुमति या सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा। देखिए, यदि हम रिस्क बेस्ड एंड ट्रस्ट बेस्ड परमिशन सिस्टम को हम देख रहे हैं, इसमें छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां जोखिम आधारित एवं विश्वास आधारित बिजनेस परमिशन सिस्टम लागू होगा। ये मैंने आपको समझाया। सेल्फ सर्टिफिकेशन भी मैंने आपको बताया कि क्या होता है। यदि आपका लो रिस्क वाला उद्योग है तो आप सेल्फ सर्टिफिकेट के माध्यम से बिजनेस स्थापित कर सकते हैं। तो जो बिजनेस आपको 5 महीना 6 महीना लगता है, उस बिजनेस को स्थापित करने में आपको कम समय भी लग जाएगा, मतलब आप 1 महीना में ही अपना व्यापार स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए क्या होता है, जब भी कोई आप बिजनेस स्थापित करते हैं तो जो लाइसेंस प्राप्त होता है वो आपको हर साल रिन्यूअल करना पड़ जाता होगा। तो ऐसे समय में भी आप सेल्फ सर्टिफिकेट के माध्यम से आपको बार बार रिन्यूअल नहीं करना पड़ेगा। आप मतलब सेल्फ सर्टिफिकेट के द्वारा आप अपने आप रिन्यूअल कर सकते हैं। त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था मैंने आपको बताया, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, जिला स्तर पर कलेक्टर, और इन दोनों के ऊपर यदि हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली परिषद के मार्गदर्शन में निगरानी किया जाएगा। तो इस तरह से त्रिस्तरीय निगरानी व्यवस्था हम यहाँ पे देख रहे हैं। जोखिम तो मैंने आपको बताया, 3 प्रकार के जोखिम को देख रहे हैं। ठीक है, जो कम जोखिम वाले कारोबार है उसे सरल और त्वरित मंजूरी मिल जाएगा। नवीनीकरण की अनिवार्यता समाप्त कर दिया गया है, बार बार आपको नवीनीकरण लेना नहीं पड़ेगा। ठीक है, जो जोखिम आधारित उद्योग होगा उसे ही नवीनीकरण की ज्यादातर आवश्यकता पड़ेगा।
अब सेवाओं की धारा की हम बात करते हैं तो इसमें 8 विभाग द्वारा दी जाने वाली 43 सेवाओं को जोखिम आधारित अनुमति प्रणाली के दायरे में शामिल किया गया है। ठीक है, इससे क्या लाभ होगा? तो पहला लाभ तो मैंने आपको बताया, बार बार आपको दफ्तर में घूमना नहीं पड़ेगा। इसमें एक और प्रावधान किया गया है कि यदि 30 दिन के अंतर्गत अगर विभाग के द्वारा सर्टिफिकेट प्रदान या मान्यता नहीं प्रदान किया जाता, जो कि उद्योग को स्थापित करने के लिए यदि परमिशन नहीं मिलता है, तो ऐसे सिचुएशन में परमिशन ऑटोमेटिक प्रदान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा। तो इससे देखिए 15 लाख से अधिक एमएसएमई इकाइयों को लाभ मिलने वाला है। ठीक है, समय और लागत की कमी होगी, पारदर्शिता में वृद्धि होगी, उद्यम अनुकूल वातावरण का निर्माण होगा। तो ये सारा चीज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट के माध्यम से देखने वाले हैं। चलिए याद रख लीजिएगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, और जितना भी चीजें मैंने आपको बताया उसको आप जरूर कंठस्थ याद रखिए। चलिए अब हम कुछ चीजों को भी देख लेते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से हम कई करंट अफेयर को देखें, कुछ चीजों का हम बिना क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। अब मलकानगिरी एयरपोर्ट, मलकानगिरी एयरपोर्ट हालांकि ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, मलकानगिरी उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, मलकानगिरी स्थान पर। तो यहाँ पे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, क्योंकि किया जा रहा है तो इससे छत्तीसगढ़ को क्या बेनिफिट होने वाला है? तो छत्तीसगढ़ का जो सुकमा जिला है, यदि आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ मैप की बात करते हैं, तो जो सुकमा एरिया है तो इसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर यह मलकानगिरी क्षेत्र पड़ता है। तो यहीं पे एयरपोर्ट का स्थापना किया जा रहा है। अब इससे क्या होगा, सुकमा भी आसानी से राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ गया है। ठीक है, जो काफी ज्यादा कटा कटा रहता था, अब जब भी इसे कहीं जाना होगा, जैसे दिल्ली जाना होगा या किसी और दूसरी जगह जाना होगा, तो अब ये सुकमा के लोग भी आसानी से जा सकते हैं। ठीक है, तो सुकमा जिला मुख्यालय तक पहुंचने का एकमात्र प्रमुख साधन सड़क मार्ग है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से विकास की ओर बढ़ रहे सुकमा को पहली बार अपने नजदीक हवाई संपर्क का लाभ मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो हवाई संपर्क है, 30 किलोमीटर की दूरी में ही ये स्टेशन मिल जाएगा सुकमा से। चलिए दूसरा देखते हैं, रायगढ़ की 3 कोयला खदानों को मिली 5 स्टार रेटिंग। तो कौन कौन सा 3 कोयला खदान है? तो जिंदल पावर लिमिटेड, ये गारे में स्थित है, गारे 4/1, एनटीपीसी का है तिलाईपाली, और सीएसपीजीसीएल गारे पेलमा सेक्टर 3। तो ये जो 3 कोयला खदान है, इससे 5 स्टार रेटिंग मिल गया है। मगरमच्छ गंगाराम बहुत ही ज्यादा हाईलाइट रहा है। क्यों हाईलाइट रहा है? कि जो एनसीईआरटी की जो बुक है उसपे गंगाराम नामक मगरमच्छ को शामिल किया गया है। किस लिए शामिल किया गया है? क्योंकि जो गंगाराम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये जिस तालाब में रहते थे, तो उस तालाब में वो कभी भी किसी भी मानव को नुकसान नहीं पहुंचाए हैं। बोला यह जाता है कि ये ग्रामीणों के द्वारा जो दिया जा रहा भोजन है उसे ही ये खाते थे। ठीक है, तो कभी भी इसके द्वारा मानव को नुकसान नहीं पहुंचा है। यदि हम इसकी बात करें तो 130 साल से अधिक तक ये तालाब में रहे हैं। कहाँ? तो बेमेतरा जिला की आप बात करेंगे, बेमेतरा जिला का गांव को आप याद रख लीजिएगा, बावा मोहतरा। ठीक, तो बेमेतरा जिला के बावा मोहतरा गांव में गंगाराम नामक मगरमच्छ है। हालांकि इनका निधन हो गया है, इनका निधन शायद 2023 में ही हो चुका है, 2019 में हो चुका है। ठीक है, याद रखेंगे 2019 में इसका निधन हो चुका है, और इसका निधन पे पूरे गांव में शोक मनाया गया। पूरे गांव में, मतलब जिस दिन उनका निधन हुआ ना, तो किसी के घर में भी चूल्हा नहीं जला, यहां तक भी बोला जाता है। तो ये पशु और मानव के बीच जो संबंध है उसी को दर्शाने के लिए एनसीईआरटी में स्थान दिया गया है। तो एनसीईआरटी के माई इंडिया अ बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल में, मतलब इस शीर्षक के तहत एनसीईआरटी के बुक में शामिल किया गया है। ठीक है, तो इंसान और वन्य जीव के भरोसे सह अस्तित्व और अनोखे रिश्ते की मिसाल के रूप में पढ़ाया जाएगा। चलिए, छत्तीसगढ़ में विकसित होंगे 4 नए औद्योगिक पार्क। तो कौन कौन से 4 नए औद्योगिक पार्क है? तो देखिए, स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर पटेवा राजनांदगांव, मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर धूम्रपाली धमतरी, मल्टी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर सलखान जांगीर चांपा, और मल्टी सेक्टरल मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर नियानार बस्तर। ठीक है, नियानार बस्तर है। तो ये 4 औद्योगिक पार्क है। ठीक है, तो इन औद्योगिक पार्क में अब क्या सुविधा मिलने वाला है? तो यहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी सुविधा अब यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए अब हम देखते हैं बस्तर अंजोर पहल का शुभारंभ। ठीक है, बस्तर अंजोर, तो बस्तर के को विकसित करने के लिए, ठीक है, वहां के जनजाति जो समुदाय है उन लोगों को
समाज के मुख्य धारा पर लाने के लिए, विकास करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाएं या फिर चीजों को ला रही है। ठीक है, तो इसमें हम बस्तर अंजोर भी देख रहे हैं। तो बस्तर अंजोर पहल छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा लाया गया है और इसका शुभारंभ 8 जुलाई 2026 को कर दिया गया है। बस्तर अंजोर, ठीक, बस्तर अंजोर 3+4 मॉडल के अंतर्गत, ठीक, तो ये जो पहल लाया गया है इसमें 3+4 मॉडल लाया गया। 3+4 मॉडल का मतलब ये है जिला स्तर की 3 प्रमुख पहल को लागू किया जाएगा। मतलब ये जो बस्तर अंजोर पहल है इसमें जिला स्तर की 3 प्रमुख पहल को शामिल किया गया है और साथ ही साथ 4 प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय जो पहल है या फिर योजनाएं हैं इसको भी इसमें शामिल किया गया है। ठीक, तो इस चीज को आप याद रखिएगा, जिला स्तर के 3 परियोजना और राष्ट्र स्तर के 4 परियोजना, इस तरह से 3+4 हम देख रहे हैं। अब समझिएगा कि जो 3+4 में जो जिला स्तर का 3 प्रमुख पहल कौन कौन सा है। नियर नेल्ला नार 2.0, मैंने आपको बताया था इस योजना के तहत 10 जिलों को शामिल किया गया है। ठीक, इसके बाद बस्तर मुन्ने और स्वस्थ बस्तर, तो ये 3 प्रमुख पहल है जो जिला स्तर पे पहले लागू किया गया था। अब इसे बस्तर अंजोर में, तो बस्तर के समग्र विकास के लिए इसे शामिल किया, मतलब एकीकृत रूप से अब इसको शामिल किया गया ताकि बस्तर के लोगों का विकास हो सके। इसी तरह 4 प्रमुख राष्ट्र स्तर या राज्य स्तर के योजनाओं को हम देख रहे हैं जिसमें SDG 2030 है, सतत विकास लक्ष्य 2030, विकसित छत्तीसगढ़ एट 2047 और आकांक्षी जिला एवं आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम। ठीक, तो नीति आयोग का प्रमुख ये कार्यक्रम है आकांक्षी जिला, आकांक्षी विकासखंड। ठीक है, और छत्तीसगढ़, विकसित छत्तीसगढ़ एट 2047 हम बजट में देखें, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा यह तय किया गया है कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य के रूप में डेवलप कर लिया जाएगा। ठीक, इसके साथ ही SDG 2030 ये भी केंद्र स्तर का है, जहां पे हम विभिन्न पैमानों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में जो प्रोग्रेस हो रही है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, तो इन सभी चीजों को हम देखते हैं। और SDG रिपोर्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, खैर वो अलग चीज है। यहाँ पे बस्तर अंजोर जो पहल है 3+4 पहल है, जिला स्तर के 3 पहल को और राज्य या केंद्र स्तर के 4 पहल को इसमें शामिल किया गया है। ठीक, देखिए इसका उद्देश्य क्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और अधोसंरचना जैसे क्षेत्रों में ठोस एवं मापनीय परिणाम प्राप्त करना है। क्योंकि यदि हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा पिछला क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ है, तो ये छत्तीसगढ़ के, यदि हम बात करते हैं ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का जो बस्तर संभाग है, तो ये बस्तर संभाग काफी पिछड़ा हुआ है और साथ ही साथ यदि उत्तर के मतलब सरगुजा संभाग की बात करते हैं तो वहां भी देखने को मिलता है, लेकिन सर्वाधिक जो पिछड़ा हुआ है ये बस्तर संभाग है। यहाँ पे हम काफी ज्यादा नक्सलवादी घटनाएं को भी हम देखे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो क्षेत्र है काफी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। हाल ही में इसका उन्मूलन कर दिया गया, मतलब नक्सलवाद यहाँ से समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ पे शस्त्रधारी नक्सली को हम बिल्कुल नहीं देखते हैं। ठीक है, तो 31 मार्च को नक्सलवाद यहाँ से पूरी तरह से हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया है। तो अब बात आती है कि इस क्षेत्र को कैसे विकास किया जाए। तो कैसे विकास किया जाए, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा छोटा छोटा अलग अलग कार्यक्रम चलाया गया, जैसे बस्तर मुन्ने है, नियर नेल्ला नार है, इन सभी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है वहां के लोगों का विकास करना। ठीक, तो इसी सब चीज को एक साथ शामिल करके बस्तर अंजोर पहल नाम दे दिया गया है और इसका शुभारंभ 8 जुलाई 2026 को हो गया है। ठीक है, देखिए अंत्योदय से सर्वोदय की भावना पर आधारित एक दूरदर्शी पहल है जो बस्तर को समावेशी, सतत एवं परिणाममुखी विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसी के साथ ही साथ 8 जुलाई को छत्तीसगढ़ SDG 2.0 फ्रेमवर्क को भी लॉन्च कर दिया गया है, शुभारंभ कर दिया गया है। इसका विमोचन 8 जुलाई को ही हुआ है। नीति आयोग की उपाध्यक्ष की बात करते हैं, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग उपाध्यक्ष। ठीक है, यदि हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र का जो नीति आयोग अध्यक्ष है, ठीक, तो इस अध्यक्ष को आप देखिएगा कौन है, उपाध्यक्ष कौन है और इसके CEO कौन है। ठीक है, CEO कौन है, तो ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। और देखिएगा नीति आयोग से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा।
तो एसडीजी 2.0 फ्रेमवर्क के अंतर्गत क्या किया गया सरकार के द्वारा, तो साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, बेहतर अंतर विभागीय समन्वय तथा योजनाओं की नियमित निगरानी के लिए एक सशक्त आधार प्रदान करेगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा हर साल एसडीजी रिपोर्ट जारी किया जा रहा है। अभी हाल ही में जो जारी हुआ है 2024 का रिपोर्ट, चौथे क्रम का रिपोर्ट है, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है। ठीक, आप उसको याद रखिएगा। इकोनॉमिक सर्वे का यदि आप इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। ठीक है, 17वां क्रम का अध्याय है शायद। तो अब इसमें क्या नया चेंजेस किया गया है, तो देखिए ये हम कुछ चेंजेस देख रहे हैं। इसमें जो संकेतक है, खासतौर पे जो राष्ट्र स्तर पर संकेतक है, जिसकी संख्या 275 होता था, अब इस संकेतक को बढ़ाकर 343 कर दिया है। साथ ही साथ जिला स्तर पे जो 82 संकेतक था, इसे बढ़ाकर 99 कर दिया गया है। तो संकेतक बढ़ने का मतलब यह है कि शासन अब अलग अलग डायमेंशन पे निगरानी कर रही है। ठीक, देखिए यह पहल विकसित छत्तीसगढ़ 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कुछ प्रमुख आयोगों में नई नियुक्ति की है। तो कौन कौन से प्रमुख आयोग है या कौन सा बोर्ड है, मंडल है, तो यहाँ पे जो नवीन नियुक्ति हुई है इसके बारे में हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के शिल्पी कल्याण बोर्ड अध्यक्ष गौरी शंकर श्रीवास को बनाया गया है। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष श्रीमती ममता साहू को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष श्री रामलाल चौहान को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग उपाध्यक्ष वेदराम मनहरे को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ कछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष आनंद निषाद को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल रायपुर अध्यक्ष राकेश कुमार राजपूत को बनाया गया है। शाकंभरी बोर्ड अध्यक्ष की हम बात करते हैं तो राजेंद्र नायक को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग अध्यक्ष, ठीक, तो सुधीर गौतम को बनाया गया है। रायपुर विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष जेपी शर्मा। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल उपाध्यक्ष श्री किशोर महानंद। छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग उपाध्यक्ष, ठीक है, गौ सेवा आयोग उपाध्यक्ष की हम बात करते हैं तो श्री आनंद कुमार तिवारी जी हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग उपाध्यक्ष ये है मंगल दास ठाकुर। तो जो मैं टिक किया हूं ना उसको आप जरूर याद कीजिए, उसके बाद बाकी जो बचा हुआ है आप उसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं तक था हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते एक मोटिवेशन कोट सुन लीजिए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, पंख होने से ही आप मंजिल तक नहीं पहुंच जाएंगे, आपको उड़ने के लिए हौसले की भी आवश्यकता है। तो यहीं तक था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हम आप तक पहुंचाते ही रहते हैं। धन्यवाद।